हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ रेगुलरली बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड के नोवेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो यह चैनल पर अपलोड होंगी। सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 46 के पार्ट पे। अब आगे जियोयान के चेहरे पर उज्जवल मुस्कान देखकर रानी मेडुसा ने ठंडी सांस ली। उसने मन ही मन निश्चय किया कि एक बार जब वह स्वर्ग निगलने वाले अजगर के प्रभाव से बच जाएगी तो वह भविष्य में इस साथी के 10,000 टुकड़े अवश्य करेगी। जियोयान मुस्कुराया और विशाल चट्टान से उठकर बैठ गया। उन्होंने मेडुसा से कहा, उस मामले में हमें अभी से साथी माना जा सकता है। हमारे बीच सिर्फ बिजनेस पार्टनर का रिश्ता है, साथी का नहीं। रानी मेडुसा ने अपने रिश्ते को और करीब लाने के जियोयान के विचारों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ठीक है, एक व्यावसायिक संबंध। जियोयान ने उदासीनता से अपना हाथ फैलाया और मुस्कुराया। हालांकि चूंकि हम एक साथ रहने वाले हैं और 1 साल इतना लंबा है, मैं बस आपको मेडुसा नहीं बुला सकता, है ना? मैं नाम चुनने में आपकी मदद क्यों नहीं करता? नहीं तो भविष्य में जब मैं तुम्हारा नाम लूंगा तो दूसरे लोग तुम्हारी पहचान जान जाएंगे। इसके साथ खुद को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रानी मेडुसा ने केवल जियोयान के अच्छे इरादों का ठंडा जवाब दिया। मैं आपको कैलिन क्यों नहीं बुलाता? मुझे लगता है कि यह नाम वास्तव में आप पर सूट करता है। जियोयान ने अपने दम पर बोलना जारी रखा, यह महसूस करते हुए कि यह नाम थोड़ा परोपकारी था। भाड़ में जाओ। जियोयान के अंतहीन शब्दों से रानी मेडुसा चिढ़ गई, जिससे वह उग्र हो गई। उसने ठंडेपन से कहा, क्वीन मेडुसा सिर्फ मेरा नाम नहीं है, बल्कि मेरी हैसियत भी है। आपको मेरा नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब उसने यह कहा तो वह मुड़ी और दूर चली गई। आप पहले ही एक इंसान में बदल चुके हैं। अतीत का आधा मनुष्य आधा सर्प रूप नहीं, इसलिए आपको स्वाभाविक रूप से एक नाम की आवश्यकता है। भविष्य में मैं आपको कायलिन कहूंगा। क्वीन मेडुसा कहना बहुत मुश्किल है। जियोयान ने कुछ लापरवाही से अपना सिर उठाया और आसमान में रानी मेडुसा को जोर से चिल्लाया। रानी मेडुसा का शरीर थोड़ा रुक गया। हालांकि वह इस बार गुस्से में नहीं रोई। उसका शरीर हिल गया और वह एक हल्की आकृति में बदल गई जो दूरी में चली गई। इसके अतिरिक्त क्या मैं आपको अपने आसपास नजर रखने में मदद करने के लिए कह सकता हूँ? अन्यथा यदि कोई दुर्घटना होती है तो हमारा लेन देन शून्य और शून्य हो जाएगा। रानी मेडुसा ने जियोयान के जोर से रोने को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसका शरीर चमक उठा और वह क्षितिज में ओझल हो गई। रानी मेडुसा को गायब देखकर जियोयान थोड़ा मुस्कुराया। उसने आखिरकार इस बड़ी मुसीबत को सुलझा लिया था। तथाकथित सोल रिकवरी पिल लेन देन के साथ उसे अब इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी कि वह भयावह महिला कब दिखाई देगी और उसे मार डालेगी। ही हान फैन के पास वास्तव में एक समृद्ध संग्रह था। उनके पास इस तरह के एक अजीब प्रभाव वाली दवा के लिए एक औषधीय सूत्र भी था। यह उन्हीं की बदौलत है कि मैं इस बार अपनी समस्या का समाधान करने में सक्षम हूँ। जियोयान ने अपने हाथ पर सीरीन सी स्टोरेज रिंग रगड़ी और धीरे से हंसा। उसके पास स्वाभाविक रूप से सोल रिकवरी पिल जैसा औषधीय सूत्र नहीं था। यह कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने सीरेंसी स्टोरेज रिंग से लिया था जब वे स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। अब मैं अंत में आराम कर सकता हूं और गॉड सील पाम का अभ्यास कर सकता हूं। जियोयान एक बार फिर विशाल चट्टान पर पालती मारकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही कुछ जानकारी धीरे धीरे उसके दिल से गुजरती है, उसका दिमाग हिलने लगता है। जियोयान ने ओपन माउंटेन सील के लिए प्रशिक्षण पद्धति को ध्यान से पढ़ा। काफी देर बाद उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और आंखें खोली। यह गॉड सील तकनीक वास्तव में एक डी क्लास उच्च स्तरीय डू तकनीक होने के योग्य है। इसका अभ्यास करते समय आने वाली कठिनाई लो फत्ती सुनामी से कई गुना अधिक थी। इसे वास्तव में 3 विशिष्ट क्यूई पथ खोलने की जरूरत है, इससे पहले कि कोई हथेली को गाढ़ा कर सके और डू क्यूई को डू तकनीक को उजागर करने के लिए पैतरेबाजी कर सके। जियोयान ने अपनी भौहों को कसकर बांध लिया। किसी के शरीर में क्यू पथ उतने ही जटिल थे जितने आकाश में तारे। इनकी संख्या अनगिनत थी। उनमें से कुछ छोटे और खोजने में कठिन थे। इसके अलावा वे बेहद भंगुर भी थे। उन्हें खोलने के बारे में भूल जाए। अगर कोई उन्हें चार्ज करने के लिए थोड़ी अधिक ऊर्जा का उपयोग करता है तो भी वे खुल जाएंगे। ओपन माउंटेन सील के 3 विशिष्ट क्यूई पथ संयोग से उसके दाहिने हाथ पर 3 दूरस्थ क्यूई पथ थे। उन्हें खोलने के लिए निश्चित रूप से काफी समय खर्च करना होगा। इस तरह की डू तकनीक जिसके उपयोग के लिए कुछ नसों को खोलने की आवश्यकता होती है, आमतौर पर एक भयानक ताकत या पौराणिक वर्ग से संबंधित होती है। उस समय जियोयान को फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी का अभ्यास करते समय उद्देश्यपूर्ण तरीके से किसी भी क्यूई पथ को खोलने की आवश्यकता नहीं थी। इससे कोई भी बता सकता है कि यह गॉड सील तकनीक कितनी अनूठी थी। जियोयान ने बेबसी से सिर हिलाया। अब जब चीजें इस स्तर पर आ गई थीं, तो वह केवल कोशिश ही कर सकता था, भले ही तीनों शिराओं को खोलना कितना भी मुश्किल क्यों न हो। अगर वह किसी ऐसी चीज का अभ्यास करना छोड़ देता जिसे एक सुनेर ने उसके लिए छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो वह वास्तव में उसके प्रयास को बर्बाद कर देता। जियोयान ने अपने दिल की भावनाओं को दूर फेंक दिया। एक पल बाद जैसे ही उन्होंने अपनी प्रशिक्षण स्थिति में प्रवेश किया, उनका दिमाग धीरे धीरे शांत हो गया। जियोयान का दिमाग तेजी से उन 3 शिराओं पर पहुंचा जिन्हें उसके प्रशिक्षण मोड में प्रवेश करने के बाद खोलने की जरूरत थी। उसने 3 क्यू पथों को देखा जो 3 अवरुद्ध सिलेंडरों की तरह थे और एक बार फिर से आह भरी। ऐसा लग रहा था कि उसे सिरदर्द होने वाला था। जियोयान का दिमाग हिल गया और उसके शरीर के भीतर से डू क्यूई का एक छोटा सा धागा बाहर निकल आया।
अंत में इस दूरस्थ क्यूई पथ पर पहुंचने से पहले जियोयान के नियंत्रण में इसने कई बार परिचालित किया, जिसके बाद इसने जियोयान के आदेशों का पालन किया और सावधानी से उस छोटे क्यूई पथ पर आक्रमण किया। किसी का क्यू पथ खोलना एक बहुत ही दर्दनाक बात थी। जब डू क्यूई ने क्यूई पथ को साफ किया और उसका विस्तार किया तो जो तीव्र दर्द हुआ वह एक सामान्य व्यक्ति सहन नहीं कर सकता था। हालांकि क्यूई पथ को चौड़ा करने के लिए अपेक्षित तीव्र दर्द और कठिनाई तब प्रकट नहीं हुई जब डू क्यूई को उस छोटे क्यूई पथ में डाला गया। हालांकि क्यूई पथ के छोटे आकार के कारण डू क्यूई का प्रवाह बेहद धीमा था। जियोयान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि क्यूई पथ के अंदर अवरुद्ध भावना धीरे धीरे गायब हो रही थी। क्या चल रहा है? जियोयान कुछ हद तक दंग रह गया जब उसने क्यूई पथ का अध्ययन किया जो धीरे धीरे अनब्लॉक हो रहा था। उसका हृदय अविश्वास से भर गया। क्यूई पथ खोलना कब से इतना आसान हो गया है? बेशक इसी क्षण जियोयान स्वाभाविक रूप से फॉलन हॉट फ्लेम और अजीब तरल के बीच लंबे समय तक रस्साक्षी से अनजान था। जब वह भूमिगत होने के दौरान अपनी मृत्यु के करीब पहुंच गया था, उस रस्साक्षी के दौरान सबसे बड़ी विजेता जियोयान का शरीर था। भले ही यह उसकी हड्डियां हो, क्यूई पथ, मांसपेशियां आदि उसके शरीर में, वे सभी उस रस्साक्षी के दौरान पूरी तरह से परिष्कृत हो चुके थे। इसलिए जियोयान के शरीर के अंदर का कोई भी हिस्सा उन विशेषज्ञों की तुलना में सख्त था जिनके पास उसके जैसी ताकत थी। यह उसके क्यूई पथ के पहले से परिष्कृत होने के कारण भी था कि जियोयान ने महसूस किया कि क्यूई पथ खोलना इतना आसान था। यह एक सुरंग के समान था जिसकी रूपरेखा पहले ही किसी के द्वारा मोटे तौर पर बनाई जा चुकी थी। इसके बाद आने वाले सभी लोगों को केवल सुरंग के भीतर रह गए चट्टान के कुछ टुकड़ों को हटाने की आवश्यकता होगी। यदि एक साधारण व्यक्ति अपने क्यूई पथ को खोलता है तो यह संभावना थी कि डू क्यूई के दबाव से उसका क्यू पथ पहले ही फट चुका होगा। गहरे पहाड़ों में प्रवेश करने के 5 दिन बाद आखिरकार उनके द्वारा पहला क्यूई पथ खोला गया। उन्होंने औपचारिक रूप से ओपन माउंटेन सील के अभ्यास में अपना पहला कदम रखा था। पहले प्रयास से कुछ अनुभव प्राप्त करने के बाद जियोयान अपने शेष क्यूई पथों से थोड़ा अधिक परिचित था। हालांकि उसकी गति अभी भी एक कछुए के चलने के समान थी। यह एक व्यक्ति को तब तक परेशान करेगा जब तक कि वह खून नहीं फेंकता और मर जाता अगर कोई उसकी गति की तुलना दूसरे से करता। दूसरा क्यूई पथ भी जियोयान द्वारा बिना किसी घटना के लगभग 10 दिनों के बाद खोला गया था जब पहली नस खोली गई थी। इस तरह के सहज प्रशिक्षण से जियोयान इतना खुश हुआ कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर सका। इस गति के अनुसार यह संभावना थी कि वह 1 महीने के भीतर 3 क्यूई पथ खोलने की पूर्व शर्त पूरी तरह से समाप्त कर देगा। उस समय वह औपचारिक रूप से ओपन माउंटेन सील का अभ्यास करने में सक्षम होगा जिसे वह बहुत चाहता था। गहरे पहाड़ों में समय चुपचाप बहता रहा। शायद जियोयान के रिमाइंडर का मेडुसा पर कुछ प्रभाव पड़ा। जब से उन्होंने अपनी प्रशिक्षण स्थिति में प्रवेश किया था तब से उन्हें परेशान करने के लिए कुछ भी नहीं आया था। इसने उन्हें बेहद शांत प्रशिक्षण वातावरण प्राप्त करने में सक्षम बनाया। ठीक 1 महीने बाद पहाड़ की चोटी पर बैठे युवक ने, जिसकी आंखें बंद थीं, अचानक आंखें खोल दी। एक पदार्थ जैसी चमक उसकी आंखों से चमक उठी और एक क्षण बाद धीरे धीरे गायब हो गई। जियोयान धीरे धीरे विशाल चट्टान से उठ खड़ा हुआ। उसने सिर उठाया और एक लंबी सांस छोड़ी। उन्होंने 1 महीने के भीतर 3 नसें खोल दी थीं। इस तरह की रफ्तार कुछ ऐसी थी जिस पर उन्हें खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। यह संभावना थी कि एक सुनेर के कबीले के बीच रखे जाने पर भी यह काफी अच्छा परिणाम था। चूंकि क्यूई पथ खोल दिए गए हैं, अगला यह औपचारिक रूप से ओपन माउंटेन सील का अभ्यास करने का समय होना चाहिए। जियोयान धीरे से हंसा। उनके दाहिने हाथ ने उनके सामने एक बहुत ही अजीब तरह की सील बनाई। हाथ की सील को आगे धकेल दिया गया। इसे सक्रिय करने के लिए किसी डू क्यूई के बिना यह स्वाभाविक रूप से अनावश्यक था। हालांकि जियोयान स्पष्ट रूप से समझ गया था कि थोड़े समय के भीतर हाथ की सील से निकलने वाली ताकत से खुद को भी झटका लगेगा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उसके दाहिने हाथ में एक अजीब सी मुहर बन गई थी और वह तुरंत जोर से चिल्लाया, ओपन माउंटेन सील। रोने की आवाज सुनते ही युवक की हथेली से एक शक्तिशाली चमक तुरंत निकल गई। चमक के दिखने के बाद उसकी हथेली अचानक आगे बढ़ गई। हालांकि उसकी हथेली पर तीव्र चमक एक एपिफिल्म की तरह थी। जैसे ही उसकी हथेली हिली और तुरंत गायब हो गई। हथेली जो झूल गई थी, केवल हल्की हवा चल रही थी। एक कष्ट निकला और एक छोटा गड्ढा जमीन में धंस गया। जियोयान ने जमीन में गड्ढे का अध्ययन करते हुए असहाय रूप से अपना सिर हिलाया। वह बड़ी चट्टान पर बैठ गया और बार बार मोटी सांसें छोड़ रहा था। इस ओपन माउंटेन सील को चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा वास्तव में बहुत अधिक शक्तिशाली थी, जिसके परिणामस्वरूप वह बार बार इसका उपयोग करने में असमर्थ था। यह लानत ओपन माउंटेन सील वास्तव में अभ्यास करना कठिन है। इसके अलावा यह केवल पहली मुहर है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि शेष 4 मुहरें कितनी भयानक होंगी। जियोयान एक ठंडी चट्टान पर कमजोर होकर झुक गया और एक कड़वी मुस्कान के साथ खुद से बुदबुदाया। उसे 3 क्यूई पथ खोले हुए लगभग 5 दिन हो चुके थे। इन 5 दिनों के दौरान जियोयान ने ओपन माउंटेन पाम्प के अपने अभ्यास में ज्यादा प्रगति नहीं की। इस बात का अभ्यास करने की कठिनाई उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। ओपन माउंटेन सील की सामान्य शक्ति को बाहर निकालने के लिए व्यक्ति को अपने शरीर के भीतर डू क्यूई के संचलन को पूरा करना चाहिए और साथ ही साथ हाथ की सील का निर्माण भी करना चाहिए। नहीं तो कुछ पल पहले जैसा कुछ हुआ होता। यह वास्तव में एक उच्च श्रेणी की डू तकनीक होने के योग्य है। ऐसा लगता है कि मैं चीजों को धीरे धीरे ही ले सकता हूँ। जियोयान ने आह भरी और अपने दिल की चिंता को दूर कर लिया। वह पालथी मारकर बैठ गया और अपने मन को शांत किया।
वह अपनी थकी हुई डू क्यूई को ठीक करने के लिए अपना प्रशिक्षण मोड शुरू करता है। वर्तमान में जियोयान की ताकत पहले ही डू वांग वर्ग के चरम पर पहुंच चुकी थी। प्राकृतिक ऊर्जा का उनका अवशोषण स्वाभाविक रूप से उससे बहुत दूर था, जिसकी तुलना उनके पिछले स्व से की जा सकती थी। इसके अलावा उनके द्वारा गिरे हुए दिल की लौ को परिष्कृत करने के कारण लो मंत्र भी डी क्लास निम्न स्तर तक विकसित हो गया था। बेशक यह फ्लेम मंत्र द्वारा प्राकृतिक ऊर्जा की शोधन गति से जियोयान का अनुमान था। वह वास्तव में इस बात की गारंटी देने में असमर्थ था कि यह वास्तव में डी क्लास से टूट गया था। हालांकि एक बात जो उन्हें निश्चित थी वही यह थी कि वर्तमान लो मंत्र पहले से थोड़ा सा भी मजबूत नहीं था। उसके शरीर में कितनी भी प्राकृतिक ऊर्जा प्रवाहित हो, लो मंत्र उसे व्यवस्थित रूप से परिष्कृत करने में सक्षम था। अंत में यह शुद्ध डू क्यूई में परिवर्तित हो गया, जो उसके शरीर में विलीन हो गया। जियोयान के शरीर में मौजूद डू क्यूई की ताकत की तुलना डू वांग वर्ग के किसी अन्य व्यक्ति से नहीं की जा सकती। प्राकृतिक ऊर्जा के बार बार अवशोषण के अलावा उनके शरीर में स्थायी उग्र हृदय की ज्वाला भी मौजूद थी। इसने डू क्यूई को बार बार परिष्कृत किया, जिससे यह अधिक सजीव और विस्फोटक शक्ति प्राप्त कर सका। एक निश्चित दृष्टिकोण से जियोयान केवल फ्लेम मंत्र और हॉट फ्लेम पर भरोसा करके कुछ कुलीन डू हुआन से भी मुकाबला कर सकता था। बेशक अगर वह एक डहुआन से मिला जो थोड़ा मजबूत था, तो उसे ऐसे प्रतिद्वंद्वी से लड़ने के लिए द तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। उन चोटी के एलीट डू हुआन्स के लिए उसे पूरी ताकत झोंकनी होगी। यदि यह कोई और भी मजबूत होता, जैसे हान फैंग जिसका डजोंग वर्ग में आधा पैर था, तो उसे जीत का एक बड़ा मौका प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता होती। हालांकि जियोयान इस तरह के युद्ध परिणाम से असंतुष्ट था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि जब वह इस बार जियामा साम्राज्य में लौटेगा तो उसे उस व्यक्ति को हराना होगा जिसने वास्तव में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को नियंत्रित किया था, युन शान। 2 साल पहले युन शान ने अंततः मजबूत डूजोंग वर्ग में कदम रखा था। अब जब 2 वर्ष बीत चुके थे तो स्वाभाविक ही था कि उसका बल और भी प्रबल होगा। जियोयान अपने दिल में स्पष्ट रूप से समझ गया था कि भले ही उसने इतनी ताकत के प्रतिद्वंद्वी से लड़ते समय बड़े पैमाने पर एनरी बुद्ध लूट्स फ्लेम का इस्तेमाल किया हो, लेकिन यह संभावना थी कि उसकी जीत की संभावना बहुत अधिक नहीं होगी। इसलिए वर्तमान में उसे एक शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति की आवश्यकता थी जो उसे एक सच्चे कुलीन डूजोंग के साथ संघर्ष करने की अनुमति दे सके। ओपन माउंटेन सील उनकी एकमात्र आशा थी। इसलिए चाहे कुछ भी हो, जियोयान को जियामा साम्राज्य में लौटने से पहले गॉड सील तकनीक के ओपन माउंटेन सील में पूरी तरह से महारत हासिल करनी थी, अन्यथा जोखिम बहुत बड़ा होगा। उसके बाद उसे एक कुत्ते की तरह मजबूर कर दिया गया था जिसने अपना घर खो दिया था क्योंकि उसे जियामा साम्राज्य से बाहर निकाल दिया गया था। ऐसा एक बार हो सकता है, लेकिन ऐसा 2 बार नहीं होगा। जियोयान ने अचानक अपनी आंखें खोली और यह विचार उसके दिल में कौंध गया। उसकी काली काली पुतलियों पर एक ठंडक दौड़ गई। यू शान, बस तुम रुको। मैं, जियोयान ने कहा कि मैं वापस आऊंगा और मैं निश्चित रूप से इस खून के झगड़े का बदला लेने के लिए वापस आऊंगा। जियोयान के दिल में नफरत फैल गई और वह अचानक खड़ा हो गया। उसके हाथ में हाथ की सील तेजी से बन गई थी और इस समय उसके शरीर में डू क्यूई तेजी से परिचालित हो गया था। माउंटेन सील खोले। शक्तिशाली डू क्यूई और उसके हाथ की सील का समन्वय धीरे धीरे बेहतर होता गया क्योंकि उसके हाथों ने अनगिनत संख्या में मुहरें बनाई। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।